Assalamualaikum. Hello, everybody. How are you all? Fine. So, I'm back with some new exciting information. और आज की वीडियो में हम कुछ कवर करने वाले हैं जनरल नॉलेज टॉप 50 क्वेश्चंस जो मैंने पास्ट पेपर से निकाले हैं एमओडी के यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एफआईए, एफबीआर और इस तरह के जितने भी मुझे पेपर्स मिले सबसे मैंने कंपाइल कर करा के एक ज़बरदस्ती जनरल नॉलेज जो है वो वर्ल्ड की कंपाइल की है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारी मुझे भी नॉलेज मिली और आई होप कि आप लोगों को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो वीडियो को एंड तक देखें और आराम से अपनी नॉलेज को ज़रा चेक करें। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, बहुत सारे लोगों को नहीं आती होंगी, तो मकसद यही है सीखना। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है दिस वन, द टोटल नंबर ऑफ ओशंस इन द वर्ल्ड। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 7, 6, 5 या 4। एंड द राइट आंसर इज 5 ओशंस। देर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड एंड दीज आर पैसिफिक, एंटार्क्टिक, एटलांटिक, आर्कटिक एंड इंडियन। इट्स वेरी सिंपल। 3 तो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, सही है। एक पैसिफिक और इंडियन पी और आई, तो ये वैसे याद रखना बहुत आसान है। इसको आप यहाँ से फिगर में भी देख सकते हैं। लाइक ये इंडियन ओशन आ गया है, ये एटलांटिक ओशन जो कि चल रहा है इधर साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की तरफ, और पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है, ये कवर नहीं हो रहा है इसमें पिक्चर में, यहाँ भी है और ये उस तरफ से भी निकलेगा, बड़ा ओशन है ना। और ये साउथर्न पोल पे इधर ये एंटार्क्टिक है और नॉर्थर्न पोल पे ऊपर एंटार्क्टिक होगा, सॉरी आर्कटिक होगा। ठीक है, आर्कटिक इधर है नॉर्थ पोल पे, एंटार्क्टिक जो है वो साउथ पोल पे है, इंडियन ये रहा, एटलांटिक ये रहा, पैसिफिक ये रहा। सही, तो ये 5 ओशंस हैं और ये जो है वो दुनिया में छाए हुए हैं। आई मीन जो वाटरी पोर्शन है ना वर्ल्ड का वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो दीज आर द 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट वन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। अब ऐसा है कि हम सबको ये तो मालूम होता है मोस्टली कि लार्जेस्ट कौन सा है, विच इज़ द पैसिफिक। ठीक है, स्मॉलेस्ट भी काफ़ी लोगों को पता होता है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो बहरहाल इन 3 ऑप्शंस में से बता दें, बिकॉज ये तो सॉर्टेड आउट है। आई होप कि सबको पता होगा ना, लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? एटलांटिक, इंडियन या आर्कटिक? एंड द राइट आंसर इज़ आर्कटिक ओशन। ठीक है, आर्कटिक ओशन जो है वो स्मॉलेस्ट ओशन है वर्ल्ड का और ये नॉर्थ पोल पे है। ठीक है, याद रखिएगा, आर्कटिक इज़ ऑन द नॉर्थ पोल, एंटार्क्टिक इज़ ऑन द साउथ पोल। सो द स्मॉलेस्ट वन इज़ आर्कटिक ओशन। लेट्स मूव ऑन। द डेड सी इज़ लोकेटेड इन बिटवीन विच 2 कंट्रीज़? डेड सी जिसे हम कहते हैं बहराए मुर्दार, सही है, वो कौन सी 2 कंट्रीज़ के दरमियान लोकेटेड है? जॉर्डन एंड सूडान, टर्की एंड साइप्रस, जॉर्डन एंड इज़राइल, टर्की एंड इजिप्ट। एंड द राइट आंसर इज़ जॉर्डन एंड इज़राइल। ठीक है, इन 2 कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो ये डेड सी है, बहराए मुर्दार। और बिकॉज इसको बहराए मुर्दार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सॉल्ट की परसेंटेज जो है वो आई बिलीव ज़्यादा है। आप देख भी रहे हैं यहाँ पर कि इसके किनारों पर कितनी ज़्यादा सॉल्टियस्ट इसके जो है वो एजेस हैं, कितना ज़्यादा इसमें आप कह लेंगे खार या नमकीलापन नज़र आ रहा है। सो दैट्स द डेड सी, जॉर्डन एंड इसराइल के दरमियान। आगे चल रहे हैं। विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए इन 1886? अमेरिका को 1886 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो इनका स्टैचू है वो किसने गिफ्ट किया था? कौन सी कंट्री ने? इंग्लैंड, साइप्रस, बेल्जियम या फ्रांस? एंड द राइट आंसर इज़ फ्रांस। यस, यू आर राइट, फ्रांस इज़ द राइट आंसर एंड इट इज़ गिफ्टेड, फ्रांस गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए इन 1886। और यूएसए जो है वो 4 जुलाई 1776 में आई बिलीव आज़ाद हुआ था। तो उसके बिल्कुल 100 साल बाद जो है वो फ्रांस ने 1886 में ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया यूएसए को। ये आप देख सकते हैं, ये जो मशल लेके जो है ये जो स्टैचू है। ऑलराइट, आगे चल रहे हैं। इन विच रीजन बर्मुदा ट्रायंगल इज़ लोकेटेड? बर्मुदा ट्रायंगल का एक रीजन है बड़ा मिस्टीरियस सा, वो कहाँ कौन से ओशन में लोकेटेड है? एटलांटिक में, इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में या आर्कटिक ओशन में? एंड द राइट आंसर इज एटलांटिक ओशन।
ठीक है। अटलांटिक ओशन के अंदर ये एक एरिया बन रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये बर्मुदा आइलैंड से, ये पोर्ट रिको आइलैंड से मियामी, और ये कुछ ट्रायंगल सा बन रहा है। ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको बर्मुदा ट्रायंगल कहा गया है। और कुछ मिस्टीरियस सी कहानियाँ जो हैं वो इस बर्मुदा ट्रायंगल के हवाले से मशहूर है। आई डोंट नो उसमें सदाकत है या नहीं है, सच भी हो सकता है और थ्योरी भी हो सकती है कि इस पर्टिकुलर रेंज से अगर कोई एरोप्लेन या कोई भी ऐसी चीज़ गुजरती है ज़मीनी रास्ते, सॉरी समंदरी रास्ते से या हवाई रास्ते से, तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कैच कर लेता है, और पता नहीं होता उस जहाज़ का या उस शिप का कि वो कहाँ गए। तो बड़ी मिस्टीरियस सी यहाँ पर जो है वो कहानियाँ मशहूर हैं। बहुत डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं इसके हवाले से, आप लोग जाके देख सकते हैं इस पर, जिन लोगों को इंटरेस्ट हो उस चीज़ में। सो दैट इज़ दी मिस्टीरियस पार्ट, बर्मुदा ट्रायंगल, Atlantic Ocean. All right, let's move on. Okay, which country is also known as the land of midnight sun? Land of midnight sun किस कंट्री को कहते हैं? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे। And the right answer is Norway. Yes, Norway is known as the land of midnight sun. Okay, let's move on. Which country is known as the playground of Europe? यूरोप का प्ले ग्राउंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड या ऑस्ट्रिया? एंड द राइट आंसर इज स्विट्ज़रलैंड, द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप. वेरी ब्यूटीफुल कंट्री. Okay, let's move on. Which country is known as the land of rising sun? Belgium, Japan, Fiji, China. Land of rising sun. And the right answer is Japan. Yes, Japan is known as the land of rising sun. Let's move on. Which country is known as the land of thousand lakes? Belgium, USA, Finland, Iceland. And the right answer is Finland. Finland is known as the land of thousand lakes. और इनकी मेरे ख्याल से कोई प्रेसिडेंट हैं जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड हैं, सैना मैरिन नाम है शायद उनका, सैना मैरिन आई बिलीव, हाँ ऐसे ही कुछ नाम है. 35 ईयर्स की, शी इज़ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड. सो फिनलैंड इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स. लेट्स मूव ऑन. विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स? थंडरबोल्ट्स, राइट, यानी खूब गरज चमक. भूटान, मंगोलिया, चाइना, थाईलैंड. And the right answer is Bhutan. Bhutan is known as the land of thunderbolt. और आप देख सकते हैं ये इनका फ्लैग है, बड़ा ख़तरनाक किस्म का फ्लैग है, इतनी ख़तरनाक ड्रैगन. इनके अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ड्रॉ मैप ऑफ अ भूटान, तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा भाई. ख़तरनाक फ्लैग है. और ओके, तो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन. इन विच कंट्री द वाइट एलिफेंट्स इज़ फाउंड? जी, इन चारों में से, ये भी बहुत सिंपल सवाल है वैसे, अक्सर आता है, आप लोगों को भी आता होगा. इन चारों कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्री को हम लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स भी कहते हैं? इंडिया, मंगोलिया, चाइना या थाईलैंड? एंड द राइट आंसर इज़ थाईलैंड. यस, थाईलैंड इज़ नोन एज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट. लेट्स मूव ऑन. विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़? जी, उस कॉन्टिनेंट का नाम बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा मुल्क मौजूद हैं. एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? एंड द राइट आंसर इज अफ्रीका विद 54 कंट्रीज़ अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, 54 कंट्रीज़ अफ्रीका का पार्ट हैं अकॉर्डिंग टू यूएन, एंड दैट इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़ इन एनी कॉन्टिनेंट. और ये कुछ आपको नज़र भी आ रहे होंगे इनके इन कंट्रीज़ के जो है ऑफिशियल फ्लैग्स. ऑलराइट, आगे चलते हैं जी. द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड? चाय प्रोड्यूस करने वाला कौन सा मुल्क है दुनिया का सबसे बड़ा? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या चाइना? एंड द राइट आंसर इज़ चाइना. China is the largest tea producer. Sheshe. Let's move on. The largest producer of coffee in the world?
कॉफ़ी कौन प्रोड्यूस कर रहा है भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा? कोलंबिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या ब्राज़ील? एंड द राइट आंसर इज़ ब्राज़ील। यस, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर। कभी कभी इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, कहीं इंडोनेशिया तो नहीं है लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर। इंडोनेशिया की कॉफ़ी मशहूर है बट द प्रोड्यूसर इज़ द लार्जेस्ट ब्राज़ील। लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर जो है ब्राज़ील ही है। आगे चल रहे हैं। इन विच कंट्री सुइस कैनाल इज़ लोकेटेड? यस, सुइस कैनाल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैनाल। बहुत ज़बरदस्त सा एक ट्रेड रूट है। कहाँ पर है, मतलब कौन सी कंट्री में? इजिप्ट, बांग्लादेश, ईरान या यूएई? एंड द राइट आंसर इज़ इजिप्ट। जी, सुइस कैनाल जो है वो इजिप्ट में वाक़ है और ये कनेक्ट कर रही है रेड सी को और मेडिटेरेनियन सी को। ये दो बड़े सी हैं, इनको कनेक्ट कर रही है ये सुइस कैनाल। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर से मैप में ये जो एक ऊपर से मैप दिखाया जा रहा है आपको, ये साफ साफ नज़र आ रही होगी सुइस कैनाल। और यहाँ पे इन रियलिटी ये पिक्चर में देख लें आप, इस तरह से जो है ना वो जो है शिप्स जो हैं वो जा रहे होते हैं। अभी रिसेंटली कुछ 2-3 महीने पहले आई बिलीव एक शिप जो है वो यहाँ पे इसकी लेंथ के साथ आके यूँ रुक गया था और पूरा का पूरा ट्रेड रूट जो है ना रुक गया था, जिसकी वजह से बिलियंस का नुकसान हुआ है। तो ये मामलात होते हैं। सो दैट्स द इजिप्ट सुइस कैनाल। आगे चल रहे हैं। माउंट एटना द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इज़ लोकेटेड इन। ये माउंट एटना है द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, कौन सी कंट्री में लोकेट करता है? इंडोनेशिया, जापान, ईरान या इटली? एंड माउंट एटना इज़ लोकेटेड इन इटली। ऑलराइट, और आप पीछे बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का सा ये माउंट एटना जो है वो वॉल्केनिश टाइप का माउंटेन है, इटली में। ऑलराइट, एक्टिव वॉल्केनो माउंटेन। आगे चल रहे हैं। विच कंट्री इज़ नोन एज द बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप? यूरोप का बैटल ग्राउंड बता दें कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, बेल्जियम या इटली? एंड द राइट आंसर इज़ बेल्जियम। और अब जो है वो कितनी ज़बरदस्त मेंटेन हो चुकी है। सो बेल्जियम इज़ दी बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप। नाम से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बड़ी बैटल्स हुई होंगी यूरोप में। ओके, आगे चल रहे हैं। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ ट्यूलिप्स? वाह, ट्यूलिप्स जो फ्लावर है उसका मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं वो? ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, नीदरलैंड्स या फ्रांस? द लैंड ऑफ ट्यूलिप्स। एंड द राइट आंसर इज़ नीदरलैंड्स। यस, नीदरलैंड जिसको हॉलैंड भी कहा जाता है, इसका शायद ओल्ड नेम है हॉलैंड, नीदरलैंड का। इसको लैंड ऑफ ट्यूलिप्स कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, कलरफुल ट्यूलिप्स, दैट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। आगे चलते हैं। लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? इन चारों रेंजेस में से बताइए कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज कौन सी है? हिमालय, एंडस, एल्प्स, उराल माउंटेन्स? एंड द राइट आंसर इज़ एंडिस। ये जो एंडिस की रेंज है ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है और काफ़ी लंबी कॉन्टिनेंटल रेंज है। सो एंडिस इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्टिनेंट। आगे चल रहे हैं। हाउ मेनी कंट्रीज़ वर पार्टिसिपेटेड एज अ फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस? जब यूएन फॉर्म हुई थी, यूएन जो है वो 1945 में बनी है। 24 अक्टूबर आई बिलीव, 24 अक्टूबर 1945 आई थिंक जब यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुई है। तो कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था? 45, 55, 67 या 51? एंड द राइट आंसर इज़ yes, 51 countries joined United Nations when it formed। और इनके सबके झंडे लगे हुए हैं यूनाइटेड नेशंस। ये आप देख सकते हैं, इसका जो है वो सिंबल है ऑफिशियल, ये 2 ऑलिव ब्रांचेस हैं और ये टारगेटेड इस तरह से एंकर और ये वर्ल्ड। सो दे हैव मेड दिस। सो 51 कंट्रीज़ ज्वाइंड व्हेन द यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट फॉर्म्ड। फिर बाद में कंट्रीज़ इसको ज्वाइन करती गई फर्दर एंड फर्दर। सो अब मेरे ख्याल से 193 हैं और 2 ऑब्जर्वरी स्टेट्स हैं, एक तो वेटिकन सिटी और एक शायद पैलेस्टाइन है। ऑलराइट, आगे चल रहे हैं।
जी, द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बता दें लार्जेस्ट, अमेजोन, बोसवास बोट्सवाना रेन फॉरेस्ट, घाना रेन फॉरेस्ट। And the right answer is Amazon. Yes, the Amazon forest is the largest rainforest in the world and it's located in Brazil. और ब्राज़ील कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में, कॉन्टिनेंट जो है ना साउथ अमेरिका वहाँ पर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, आइलैंड बोर्नियो आइलैंड, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, जावा आइलैंड्स, विच वन? And the largest island of the world is Greenland. Greenland is known as the largest island of the world. दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है. Okay. All right. Let's move on. Which mountain is known as the roof of the world? उस माउंटेन का नाम बताइए जो कि जिसको दुनिया की छत कहा जाता है. The roof of the world. हिमालय माउंटेन्स, K2, पामीर माउंटेन्स या कराकोरम माउंटेन्स. सो इसमें यकीनन कन्फ्यूजन होती है. रूफ ऑफ द वर्ल्ड एंड द राइट आंसर इज़ पामीर माउंटेन्स. जी, पामीर माउंटेन्स इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. इसकी लोकेशन देख लें, लोकेटेड इन दी ताजिकिस्तान. और ताजिकिस्तान कहाँ पे? सेंट्रल एशिया में. तो ये सेंट्रल एशिया से साउथ ईस्ट एशिया तक चलती है इसकी रेंज पूरी ना, यानी ताजिकिस्तान से स्टार्ट हो रही है सेंट्रल एशिया अप टू साउथ ईस्ट एशिया. और इसको रूफ ऑफ द माउंटेन, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं. द पामीर्स, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. सो याद रखिएगा, सही है. दुनिया की छत पामीर माउंटेन रेंजेस लोकेटेड इन ताजिकिस्तान. आगे चल रहे हैं. येलो स्टोन नेशनल पार्क बड़ा मशहूर पार्क है. लोकेटेड इन विच कंट्री? USA, चाइना, फ्रांस या UK? एंड द राइट आंसर इज़ USA. USA में ये येलो स्टोन नेशनल पार्क लोकेटेड है. काफ़ी मशहूर पार्क है और इसके हवाले से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी. ओके, लेट्स मूव ऑन. विच रिवर इज़ पासिंग थ्रू पेरिस सिटी? मशहूर ज़माना पेरिस सिटी, उसके साथ जो रिवर गुज़र रहा है उस रिवर का नाम क्या है? देखा तो सब ने, अभी पिक्चर में आ भी जाएगा वो. नील, थेम्स, वोल्गा, सीन. सो ऑब्वियसली रिवर नाइल तो इजिप्ट में है, ये तो सबको ही मालूम है. इन तीन में ही कन्फ्यूजन हो रही होगी. तो चलिए आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं. लेट्स फाइंड आउट द राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज़ साइन रिवर. ये जो साइन रिवर है ये पेरिस सिटी जो है इसके साथ फ्लो कर रहा है. आप ये देख सकते हैं, ये एफिल टावर, ये रिवर साइन और ये पूरा रिवर साइन चलता हुआ जा रहा है. सो साइन रिवर इज़ पासिंग थ्रू दी पेरिस सिटी. दैट्स द राइट आंसर. ओके, लेट्स मूव ऑन. द टॉलेस्ट वाटरफॉल, एंजल फॉल्स, लोकेटेड इन विच कंट्री? ये सबसे बड़ा टॉलेस्ट वाटरफॉल है. वाटरफॉल जो झरना जैसे हम कहते हैं, सही है ना, उसको एंजल फॉल्स कहते हैं. कहाँ पर है भाई? आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि है कौन सा, लेकिन इन्फॉर्मेशन इस सवाल में हमें ये भी मिल गई कि टॉलेस्ट वाटरफॉल जो है वो एंजल्स फॉल है. बट कौन सी कंट्री में है? कनाडा, नॉर्वे, पीरू या वेनेजुएला? एंड द राइट आंसर इज़ वेनेजुएला. वेनेजुएला के अंदर ये लार्जेस्ट जो है वो वाटरफॉल है जिसे एंजल फॉल्स कहते हैं. एंड जस्ट चेक आउट द हाइट ऑफ दिस फॉल, रियली लॉन्गेस्ट. मतलब आप यहाँ से अगर देख लें, जिस बंदे ने भी एंगल से लिया होगा, शॉर्ट आउट सलूट है उसको यार, ज़बरदस्त लुक आ रहा है और काफ़ी हाइट इसकी है. सो ऑब्वियसली इट्स द लार्जेस्ट फॉल, वाटरफॉल नोन एज द एंजल्स फॉल, लोकेटेड इन वेनेजुएला. ठीक है, आगे चलें. ओके, EMU या ईमू, क्या कहेंगे आप इसको, जो भी कहें, ईमू या EMU बर्ड इज़ फाउंड इन विच कंट्री? ये जो बर्ड है EMU या ईमू कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, पीरू या जापान? किधर पाया जाता है भाई? नेशनल ज्योग्राफिक वालों जल्दी बताओ. एंड द राइट आंसर इज़ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अजीब अजीब चीज़ें होती हैं. मतलब कीवी तो खैर न्यूजीलैंड में है वही कॉन्टिनेंट. बाकी ऑस्ट्रेलिया में आपको कैंगरू भी वहीं मिलेगा और तो कहीं मिलेगा ही नहीं. और ये ईमू बर्ड जो ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया में ही मिल रहा है. सो वाओ, लेट्स मूव ऑन. विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें टाइम जोन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं? रशिया, नॉर्वे, फ्रांस या चाइना?
एंड द राइट आंसर इज़ फ्रांस। फ्रांस जो है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स हैं। अब इसके पीछे थोड़ी सी लॉजिक देखनी पड़ेगी कि टाइम जोन्स जो हैं फ्रांस में इतने ज़्यादा क्यों हैं। वी हैव टू फाइंड आउट। आप भी फाइंड आउट करिएगा, मैं भी देख लूँगा, बट हमें इतनी इन्फॉर्मेशन तो याद होनी चाहिए कि फ्रांस इज़ द कंट्री डेट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स। ओके, लेट्स मूव ऑन। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स? सबसे ज़्यादा लेक्स कहाँ से स्प्राउट आउट हो रही हैं, कहाँ से जो है वो ओरिजिनेट हो रही हैं, या किस कंट्री में? रशिया, नॉर्वे, थाईलैंड, कनाडा? विच वन? एंड द राइट आंसर इज़ कैनेडा, द मैपल ट्री सिटी। जी, कनाडा। ये कनाडा में तकरीबन 62% एरिया जो है ना लेक्स का जो है वो कनाडा से स्प्राउट आउट हो रहा है। सही। अच्छा, वैसे तो आपने पीछे भी क्वेश्चन में देखा होगा द लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है वो फिनलैंड को कह रहे हैं, तो फिर कनाडा की बात क्यों आ रही है? वो फिनलैंड को जो कह रहे हैं वो उसकी हिस्ट्री के बेस पे कह रहे हैं कि कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ करता था कि इसको वहाँ से जो है वो इतनी लेक्स गुजरती थी, बट एट प्रेजेंट अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो लेक्स का एरिया है वो कनाडा में ही आ रहा है, तकरीबन 62% एरिया जो आ रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि ये फ्लैग इसके ऊपर ये मेपल सिटी है, और मेपल सिटी कह रहा हूँ, मेपल ट्री है, ठीक है ना, तो मेपल कंट्री भी कहते हैं इसको, कनाडा को। ये इनका झंडा है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो एनी डेजर्ट? इनमें से वो कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई सहरा नहीं है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका या यूरोप? एंड द राइट आंसर इज यूरोप। यप यप यप, यूरोप हैज़ नो डेजर्ट। गरीब लोग हैं बेचारे, डेजर्ट नहीं है इनके पास। अच्छा खैर, यूरोप आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, और ये जो है वो यूरोपीय यूनियन का आई बिलीव ये फ्लैग है, और इनके पास कोई डेजर्ट नहीं है। सो यूरोप हैज़ नो डेजर्ट, दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ यूरोप। लेट्स मूव ऑन। विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ द लैंड कवर्ड बाय फॉरेस्ट एरिया? मतलब उनकी लैंड के हिसाब से हाईएस्ट परसेंटेज जो है उनकी लैंड पे फॉरेस्ट ही है, वो कौन सी कंट्री है? लाओस, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका या सूरीनेम? इन चारों कंट्रीज़ में से बताइए लैंड के हिसाब से हाईएस्ट परसेंटेज उनकी लैंड पे फॉरेस्ट है। एंड द राइट आंसर इज सूरीनेम। यस, सूरीनेम बाय परसेंटेज हाईएस्ट एरिया कवर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। अब इसमें ना कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बिकॉज अभी अगर मैं इसमें रशिया का नाम डाल देता तो शायद बहुत सारे लोग रशिया को पे टिक कर देते या आप अपने जहन में रशिया को समझ लेते। देखिए, रशिया का यकीनन हाँ फॉरेस्ट कवर जो है सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसकी लैंड बहुत बहुत बड़ी है। मतलब अगर ज़्यादा लैंड के हिसाब से परसेंटेज में देखा जाएगा तो सूरीनेम जो है वो नंबर 1 पर है, क्योंकि वो छोटी लैंड है, यानी कि आप कह लें कि छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है, और जितना है उसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इसी के पास है। आई समझ बात? तो ये रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से बात हो रही है। वर्ल्ड में अगर फॉरेस्ट कवर देखें सबसे ज़्यादा तो वो तो रशिया के पास ही है तकरीबन। उसके अलावा अगर बाय लैंड देखें परसेंटेज, तो इतनी सी लैंड में आप कह लें कि 80% इनका एरिया जो है सपोज़ वो फॉरेस्ट कवर है इनका, तो उस परसेंटेज के हिसाब से सूरीनेम हो गया। ठीक है, इसको और आप देख लिएगा, लेकिन ये सही आंसर है। आगे चल रहे हैं जनाब। विच वन इज़ द कैपिटल ऑफ स्पेन? स्पेन का कैपिटल बता दीजिए। बार्सिलोना, मैड्रिड, ज्यूरिख, लिस्बन? एंड द राइट आंसर इज़ मैड्रिड। मैड्रिड इज़ द कैपिटल ऑफ स्पेन, और ये पीछे जो बुल लगा हुआ है तो आप समझ गए होंगे क्यों लगाया है, बिकॉज स्पेन में ही होता है ना ये फ्लैग दिखा के और बेचारों को दौड़ाते हैं बहुत, सही है ना और फिर ये अपना गुस्सा निकालता है लोगों पर। खैर, सो मैड्रिड इज़ द कैपिटल ऑफ स्पेन। लेट्स मूव ऑन। द हिस्टोरिक सिटी ऑफ माचू पिचू इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? जी, ये नाम तो सुना होगा ना आपने, माचू पिचू। कोई कार्टून वार्टून नहीं है, माचू पिचू एक हिस्टोरिक सिटी है। यहाँ से कुछ जो है वो हिस्टोरिकल जो है वो आप कह लें कि एंटीक्विट्स मिले और कुछ और भी चीज़ें मिली। कहाँ पर है? बोलेविया में, यूराग्वे, पीरू या चाइल? इसको क्या बोलेंगे आप, चाइल बोलेंगे या चिली बोलेंगे, जो भी बोलें। तो इन चारों में से माचू पिचू सिटी इज़ लोकेटेड इन द राइट आंसर इज़ पीरू। पीरू में आपको ये माचू पिचू सिटी मिलेगा, और ये देखें यहाँ पर कितने रूइंस मिले हैं। एक पूरा सिटी था, एक तहज़ीब होगी कोई, यहाँ पर सिविलाइजेशन होगी, जैसे हमारे यहाँ लाड़काना में जो है मोइंजोदाड़ो निकली,
इसी तरह से। तो माचू पिचू एक हिस्टोरिकल जगह है, एक सिटी है, कहाँ पर है? पेरू में। ओके, लेट्स मूव ऑन। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ यूरो करेंसी इज़ इन। जी, यूरो जो है ना वो उसका जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वो कहाँ पर है? ये तो आपको पता है ना कि यूरो करेंसी जो है वो यूरोप में चल रही है, यानी यूरोप में कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कंबाइनली इत्तेहाद किया हुआ है कि हम इन सब कंट्रीज़ के अंदर जो है वो यूरो एज अ सिंगल कंबाइन करेंसी चल सकती है। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहाँ पर है? लंदन में, फ्रैंकफर्ट में, बर्लिन में, या ब्रसेल्स में? तो जो अभी थोड़े करंट अफेयर्स से लोग वाकिफ़ होंगे उनको पता होगा कि लंदन तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज़ यूके जो है वो तो वैसे ही ब्रेग्जिट के थ्रू निकल चुका है ना यूरोपीय यूनियन से, तो ये लोग तो वैसे ही निकल चुके हैं। इन तीन में से कुछ हो सकता है। सो फाइंड आउट द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज़ फ्रैंकफर्ट। यस, फ्रैंकफर्ट इज़ द सिटी ऑफ जर्मनी। ये जर्मनी का एक सिटी है फ्रैंकफर्ट, और यहाँ से जो है वो यूरो कंट्रोल हो रहा है। आप कह लें कि यूरो का जो सेंट्रल बैंक है वो यहीं पर है, फ्रैंकफर्ट में। सही। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एफिल टावर इज़ कम्प्लीटेड इन विच ईयर? कौन से साल में जो एफिल टावर जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका था? 1889, 1900, 1906, 1908? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ईयर याद रखना है आपको। एफिल टावर कब कंप्लीट हुआ? एंड द राइट आंसर इज 1889। 1889 में एफिल टावर ऑफ फ्रांस कंप्लीट हो चुका था। ऑलराइट, और ये फ्रांस में है, और जो लोग फ्रांस जाके नहीं देख सकते तो वो बहरिया टाउन चले जाएं कराची में, वहाँ पे इसकी रेप्लिका लगा हुआ है, वो देख के खुश हो जाएं। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, या वॉशिंगटन डीसी? एंड द राइट आंसर इज़ वाशिंगटन डीसी। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जी, वाशिंगटन डीसी के अंदर ये वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, और आप ये देख सकते हैं, ये इसकी तस्वीर है हेडक्वार्टर की, और ये इनका लोगो है। सो वाशिंगटन डीसी वर्ल्ड बैंक्स हेडक्वार्टर। आगे बढ़ते हैं। द सिटी ऑफ टू कॉन्टिनेंट्स। जी, ये सवाल काफ़ी रिपीट हुआ था। द सिटी ऑफ टू कॉन्टिनेंट्स किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क, इस्तंबुल, मॉस्को, या शिकागो? So the city of two continents is Istanbul. Yes, Istanbul is known as the city of two continents because इसमें वो बॉस्फोरस स्ट्रेट भी है, ये एशिया और यूरोप को कनेक्ट कर रहा होता है, समथिंग लाइक दैट। सो इस्तांबुल इज़ द सिटी ऑफ टर्की। ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे टर्की के झंडे। तो है वल्लाह कार्दिश, आए दे जी। थॉमस कप इज़ फॉर विच गेम? थॉमस कप जो है वो इस इन चारों गेम्स में से कौन से गेम में दिया जाता है ये कप? ठीक है ना, थॉमस कप। टेबल टेनिस का है ये, गोल्फ का है, या बैडमिंटन का है, या स्क्वॉश? विच वन? थॉमस कप, 4 गेम्स। एंड द राइट आंसर इज यस, बैडमिंटन। बैडमिंटन में दिया जाता है थॉमस कप। और बैडमिंटन तो आप लोगों ने भी खेला होगा ना, हमने सब ने खेला है ना ये शटल कॉक वाला गेम, और बड़ा मज़ा आता है रैकेट और ये शटल कॉक, थॉमस कप। सो खैर हम यही खेल लेते हैं, और हमारे यहाँ तो कोई कप भी नहीं मिलता। खैर, लेट्स मूव ऑन। नोबेल प्राइज इज एक्सेप्ट फॉर द पीस इज़ अवॉर्डेड इन विच कंट्री? जी, जितने भी नोबेल प्राइजेज़ हैं एक्सेप्ट फॉर द पीस, नोबेल प्राइज़ जो है वो 6 कैटेगरीज़ में दिया जाता है, ये तो पता है ना आपको। 6 कैटेगरीज़ हैं, उसमें से एक पीस की भी कैटेगरी है। तो पीस को हटा के बाकी जितनी भी 5 कैटेगरीज़ हैं वो कौन से कंट्री में दी जाती हैं? स्टॉकहोम, ऑस्लो, न्यूयॉर्क, ऑक्सफोर्ड? एंड द राइट आंसर इज़ स्टॉकहोम। जी, इस शहर में दी जाती हैं, और ये स्वीडन कंट्री है और उसका शहर है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम के अंदर जो है वो इन 5 कैटेगरीज़ के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, पीस को हटा के। पीस पे जो नोबेल प्राइज़ अभी जो मेरे ख्याल से रिसेंटली जो पीस पे मिला है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वालों को मिला है,
बिकॉज कोविड-19 में उन्होंने बहुत काम किया है भाई। कुछ 89 या 90 बिलियन राशन जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो उनको पीस का अवार्ड मिला वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वालों को। सो दैट्स क्वाइट गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, द पीस अवार्ड इज़ गिवन इन ओस्लो, नॉर्वे। ठीक है, तो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अब मिल गई कि 5 जो है उनको स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन का सिटी है, वहाँ दिया जाता है। और पीस का जो अवार्ड दिया जाता है वो ओस्लो सिटी में, यानी नॉर्वे का जो शहर है वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आगे चल रहे हैं। द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ वाज लॉरिएटेड इन विच ईयर। पहला जो नोबेल प्राइज़ था वो नवाजा गया कौन से साल में। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता है काफ़ी सारे पेपर्स में देखा मैंने। 1900 और 1901, 1902 या 1903। एंड द राइट आंसर इज़ ये हैं जनाब, राइट आंसर तो पहले देख लें आप, 901। ठीक है, 1901, सॉरी, 1901 में पहला जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया। एल्फ्रेड नोबेल जो कि एक स्वीडिश थे, ये नज़र आ रहे हैं आपको बैठे हुए, कुछ सोच रहे हैं। बड़ी तसव्वुराती तस्वीर है इनकी, सोचती हुई सोचता हूँ कि मैं। अच्छा, और ये जो है उनका कॉइन है जो कि दिया जाता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एल्फ्रेड नोबेल के नाम से ये कॉइन जो है वो दिया जाता है। जो भी नोबेल प्राइज़ जो है वो विन कर जाता है उनको कॉइन भी दिया जाता है इस तरह से। सो 901 में, फिर 900 पढ़ रहा हूँ, सॉरी, 1901 में जो है वो फर्स्ट प्राइज़ जो है वो नोबेल प्राइज़ का दिया गया। एंड दैट पर्सन इज़ अ स्वीडिश। ठीक है ना, स्वीडिश। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क इज़ इन। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सार्क के बारे में आपको पता है, ये जो एसोसिएशन बनी हुई है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, या ऐसा ही कुछ, हाँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, ये जो एसोसिएशन बनी हुई है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। नेपाल में, भूटान में, इंडिया में या पाकिस्तान में। एंड द राइट आंसर इज यस, दिस इज़ द सार्क, नेपाल। ठीक है, नेपाल इज़ द राइट आंसर। नेपाल के अंदर सार्क का हेडक्वार्टर है, और नेपाल में कहाँ पे, खटमंडू में। और ये कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सार्क को ज्वाइन किया हुआ है। अभी अफ़गानिस्तान भी आ चुका है मेरे ख़्याल से, जो मुझे याद पड़ रहा है। ये 8 कंट्रीज़ हैं शायद सार्क में, पाकिस्तान, मालदीव्स, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, और ये है नेपाल। और ये थोड़ा सा कट रहा है यहाँ पे। मैंने बीच में कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट भी डाली थी कि वो कौन सा फ्लैग है जो कि रेक्टेंगुलर नहीं है। काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो एक दूसरा ऑप्शन था, मुझे याद नहीं आ रहा, उस पर आंसर किया। इट्स नेपाल। देख रहे हैं आप इसको, ये किस तरह से, ये 2 ट्रायंगल्स हैं और अभी कट रही है तस्वीर ये, और फिर इस तरह से इन्होंने उसका झंडा बनाया। तो बड़ा यूनिक सा झंडा है इनका, नेपाल वालों का। रेक्टेंगुलर नहीं है, बाकी दुनिया में तकरीबन सारे झंडे जो है वो रेक्टेंगुलर ही हैं। सो आगे चलते हैं जी। द लार्जेस्ट लैंडलॉक सी। लैंडलॉक सी बता दें, लार्जेस्ट कौन सा है। कैस्पियन सी, रेड सी, डेड सी या अरेबियन सी। लैंडलॉक सी का मतलब है कि ऐसा समंदर जिसके चारों तरफ जो है ना वो ज़मीन ही ज़मीन है। तो इन चारों में से वो कौन सा है। एंड द राइट आंसर इज़ कैस्पियन सी। जी जनाब, कैस्पियन सी। ये आपको इसकी रियल पिक्चर नज़र आ रही है कैस्पियन सी की, और ये यहाँ आप मैप में देख लीजिए कि ये किस तरह से घिरा हुआ है चारों तरफ से। ये सेंट्रल एशिया में घिरा हुआ है, ये तुर्कमानिस्तान, इधर काज़ाकिस्तान है, और इधर ये आज़रबाईजान है, आई बिलीव इधर आर्मेनिया होगा, और इधर ईरान है, और ये बीच के अंदर ये एक बहुत बड़ी सी वाटर बॉडी है जिसको कैस्पियन सी का नाम दे दिया गया है। सो लार्जेस्ट सी डेट सराउंड्स बाय द लैंडलॉक सी भी कहते हैं इसे, कैस्पियन सी। आगे बढ़ रहे हैं। हाउ मेनी कंट्रीज डज साउथ ईस्ट एशिया हैज़। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, साउथ एशिया की बात नहीं हो रही। साउथ एशिया में तो वही 8 कंट्रीज़ हैं जो कि सार्क का मेंबरशिप जिनकी हुई हुई है। साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है ना, साउथ ईस्ट एशिया 13, 12, 11 या 10, इन चारों में से वो कौन सा सही नंबर है जिसमें जो कि फॉल करेगा साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़। द राइट आंसर इज़ 11 कंट्रीज़। ठीक है, 11 कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया में। देखो, साउथ ईस्ट एशिया है थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाता है, मतलब वो इंडिया से आगे, फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश से भी आगे ये मलेशिया और इंडोनेशिया और ये थाईलैंड वगैरह, ये सारे एरियाज़ जो है ना, सिंगापुर, ये साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें जो है वो 11 कंट्रीज़ फॉल कर रही हैं। ये नंबर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2-3 बार। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। लैंड ऑफ लिलीज़ इज़ नोन एज। वाह, लैंड ऑफ लिलीज़,
कनाडा, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड या पुर्तगाल? एंड द राइट आंसर इज़ कनाडा। और ये लिलीज और ये कनाडा वही मेपल ट्री, मेपल लीफ इनके फ्लैग पे। सो कनाडा इज़ नोन एज द लैंड ऑफ लिलीज। आगे बढ़ते हैं। द सिटी डेट इज़ कॉल्ड द गेटवे ऑफ मिडिल ईस्ट। जी, मिडिल ईस्ट अगर जाना है तो इस सिटी के थ्रू चले जाओ, गेटवे कहते हैं इसको, द गेटवे ऑफ मिडिल ईस्ट। कौन सा है वो सिटी? जॉर्डन, तेहरान, बैरूत या ढाका? एंड द राइट आंसर इज बैरूत। बैरूत इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मिडिल, गेटवे ऑफ द मिडिल ईस्ट। सही। और ये कैपिटल ऑफ लेबनान, लेबनान का कैपिटल है ये इनका झंडा है। और आप ये देख सकते हैं, ये एक यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी है, मुस्लिम्स मोस्टली हैं। तो ये लेबनान मुल्क का बैरूत शहर, इसको कहते हैं लैंड ऑफ मिडिल ईस्ट, सॉरी गेटवे ऑफ मिडिल ईस्ट, गेटवे ऑफ मिडिल ईस्ट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। ओके, द कैपिटल ऑफ सेनेगाल। सेनेगाल का कैपिटल बता दीजिए। मैनीला, दबूची, बैरूत या डकार? अब बैरूत तो नहीं है, अभी हमने देखा, ये तो लेबनान का जो है वो शहर है। मैनीला, दबूची या डकार, इन तीनों में से कोई हो सकता है। चलिए फाइंड आउट करते हैं सेनेगाल का कैपिटल। द राइट आंसर इज डकार। ओके, ठीक है, डकार, वैसा नाम है कि याद भी रहेगा, ठीक है ना, डकार। ओके, कैपिटल ऑफ सेनेगल इज़ अ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। जी बिल्कुल, ये देखें अफ्रीका है पूरा और इसके वेस्ट में बिल्कुल ये आ गया सेनेगल, ठीक है, ये जो थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है। और इसका कैपिटल जो है वो डकार है या डकार, जो भी आप कहें, ये इनका झंडा है। तो यकीनन अब चीज़ें याद रहेंगी। आगे चलते हैं। विच वन इज़ द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड? लार्जेस्ट गल्फ बता दीजिए वर्ल्ड की। गल्फ में आपको भी थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे आंसर आगे आएगा। पहले हम इसके ऑप्शंस सॉर्ट आउट कर लेते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ जिब्राल्टर, गल्फ ऑफ ग्यूनिया। इन चारों में से वैसे मशहूर तो यही है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, बट लार्जेस्ट कौन सी है ये भी अभी फाइंड आउट कर लेंगे। ये चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप अपना आंसर सोच लीजिए। मैं राइट आंसर लगाने वाला हूँ एंड द राइट आंसर इज़ गल्फ ऑफ मैक्सिको। यस, यही मशहूर गल्फ़ है और यही काफ़ी लार्जेस्ट गल्फ़ है। अच्छा देखो, गल्फ़ किसे कहते हैं? गल्फ़ कहते हैं कि कोई लार्ज इनलेट ऑफ द वाटर, यानी कोई बड़े समंदर का एक इनलेट, किसी ये इनलेट आ गया ना, यानी कि इसके तीन तरफ तकरीबन जो है वो आप कह लें कि लैंड है, तो ये इनलेट सा बन गया है। सो इनलेट ऑफ अ सी, एक बड़ा सा, और उसका जिसका जो माउथ है वो थोड़ा सा नैरो हो। ये माउथ आपको नज़र आ रहा है नैरो, ये माउथ इसका थोड़ा सा नैरो है, तो ये एक थोड़ी सी इनलैंड बॉडी बन चुकी है, इसको कहते हैं गल्फ़। इस तरह के और भी एरियाज़ हैं जहाँ पर इस तरह का एक बड़ा सा वाटर इनलेट है और उसका जो एरिया है वो थोड़ा सा नैरो है, उसका माउथ जो है वो नैरो है, उसको गल्फ़ कहते हैं। गल्फ़ ऑफ मैक्सिको सबसे बड़ा है उनमें से, लार्जेस्ट। और क्योंकि गल्फ़ ऑफ मैक्सिको आपको समझ में आ रहा है कि ये मैक्सिको के आसपास ही है कहीं, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉम्ब ऑफ बादशाह बाबर इज़ इन, क्या बात है, बादशाह बाबर का जो टॉम्ब है, मकबरा है, वो कहाँ पर है? उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया या पाकिस्तान? तो जनाब पाकिस्तान में तो नहीं है, ठीक है, और इतना पता है कि उज़्बेकिस्तान में तो ये पैदा हुए थे, सही है। इंडिया पे उन्होंने हुकूमत करी है काफ़ी, बट अफ़गानिस्तान, बिल्कुल अफ़गानिस्तान में भी रहे हैं, बिल्कुल अफ़गानिस्तान में रहे हैं। और लेट्स फाइंड आउट द राइट आंसर। बादशाह बाबर अफ़गानिस्तान, यस, अफ़गानिस्तान में इनका मकबरा है, काबुल में, एंड ही वाज द फर्स्ट मुग़ल एम्परर, ठीक है। अफ़गानिस्तान में ये इनका मकबरा, और ये कुछ मतलब तसव्वुराती पेंटिंग है, बादशाह बाबर इस तरह के होंगे। फर्स्ट मुग़ल एम्परर थे। और लास्ट कौन से थे? लास्ट थे बहादुर शाह ज़फ़र, सही है, उनकी शायरी भी बड़ी मशहूर हुई ना, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग अबाउट बादशाह बाबर। आगे चल रहे हैं। विच कंट्री हैज़ 3 कैपिटल्स? जी बताइए, इन चारों कंट्रीज़ में से वो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके 3 कैपिटल्स हैं? चाइना, अफ़गानिस्तान, ज़ैम्बिया, साउथ अफ्रीका।
And the right answer is yes, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की ने अपने कैपिटल सिस्टम को तीन आप कह लें कि सिटीज़ में जो है वो डिवाइड किया हुआ है, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफॉन्टेन। अब ये यहाँ पर इधर मैं आपको अगर दिखा सकूँ, नज़र आ जी देखें, ये तो नज़र आ रहा है, ये रहा ब्लूमफॉन्टेन, और ब्लूमफॉन्टेन के बाद प्रिटोरिया ये नज़र आ रहा है, और केप टाउन इनका थोड़ा सा डिवाइडेड फॉर्म में होता है, ये साउथर्न केप शायद ये है और नॉर्थर्न केप ये है। तो इस तरह से उन्होंने खैर डिवाइड किया हुआ है तीन कंट्रीज़ में, कंट्रीज़ कह रहा हूँ, तीन सिटीज़ में। एक इनका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव है और एक जो एग्जीक्यूटिव है, इस तरह से डिवाइड किया हुआ है इन्होंने तीन सिटीज़ में अपने कैपिटल सिस्टम को। सो इट्स क्वाइट यूनिक। साउथ अफ्रीका के तीन कैपिटल्स हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफॉन्टेन। अच्छा, जोहानिसबर्ग काफ़ी मशहूर है, ये इनका लार्जेस्ट सिटी है। ये जोहानिसबर्ग जो आप नज़र आ रहा है ना, जोहानिसबर्ग, काफ़ी क्रिकेट मैचेस भी होते हैं यहाँ पे। ये इनका लार्जेस्ट सिटी है साउथ अफ्रीका का। ठीक है, तो देयर इज़ समथिंग अबाउट यूनिक इंफॉर्मेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। लेट्स मूव ऑन जी। ज़ार और रैंड इज़ द करेंसी नेम ऑफ विच कंट्री? इन चारों कंट्रीज़ में से बता दीजिए कि ज़ार या रैंड एक ही नाम है, इंटरचेंजेबल, कौन सी कंट्री के करेंसी हैं? चाइना, अफ़गानिस्तान, ज़ैम्बिया या साउथ अफ्रीका? एंड द राइट आंसर इज़ साउथ अफ्रीका। यस, अभी साउथ अफ्रीका के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आ गई। साउथ अफ्रीकन जो करेंसी है उसको हम साउथ अफ्रीकन रैंड या ज़ार भी कहते हैं। और ये आपके सामने जो पिक्चर नज़र आ रही है, ये 2 रैंड, साउथ अफ्रीकन रिज़र्व बैंक, ये 2 रैंड हैं साउथ अफ्रीका के। सो ये इनकी करेंसी है। That's something more about South Africa. Having said that, that's the end of the part 1, general knowledge of the world. All right. थैंक यू फॉर दी वॉचिंग। अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए इसी चैनल के साथ, मेरे साथ, और ऐसी एक्साइटिंग वीडियोज़ में और लाता रहूँगा। इंशाल्लाह आपकी और मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।